हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज अपना जो है केवीएस टीजीटी साइंस का एक और जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत कुछ बता दिया है आपको। वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें जो जो मतलब साइंटिस्ट अपने अपने विचार दिए थे, जैसे हमारे जे टॉमसन, उनका प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड उनका न्यूक्लियर मॉडल भी, और जो वहाँ पे न्यूज़ बोर्ड थे, इन सबको हम पढ़ चुके थे। तो देखिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे हमारा ये जो आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रहा होगा अभी प्रेजेंट में, तो आप फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इस एक स्लाइड से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो सकते हैं। हो सकता है आज तक आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, आइसो बार क्या है, संभारिक क्या है, आइसोटोप क्या है, समस्थानिक क्या है, या इनको याद करने में भी दिक्कत होता होगा। लेकिन आज के बाद ये आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए ध्यान लगाइए और अच्छे से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पैनिक मत होइए। एग्जाम ठीक है फरवरी में होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको चाहे 1 घंटे का लेक्चर दूं या 1.5 घंटे का लेक्चर दूं, आप पूरा लेक्चर देखिए। क्योंकि मैंने जो है फ्रेंड्स, मैं सोची चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मतलब बताएंगे, आपको क्लियर होता रहेगा, आप इजीली पढ़ते जाएंगे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि एग्जाम इतना जल्दी होगा। इसलिए फ्रेंड्स, अब मैं जो है लंबे लेक्चर बनाऊंगी, हो सकेगा एक चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप ये मत सोचना कि मतलब कुछ भी बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा रेलिवेंट बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। तो आप बस ध्यान से देखते जाइए, और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये मत सोचना कि हम केवल कॉन्सेप्ट देख के अपना काम कर लेंगे, क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको कंटेंट ज़रूरी है। तो आप मेरा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो, ये आप दोनों देखते जाइए। वैसे भी हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम कुछ और पढ़ सकें। तो मेरा जो कुछ भी है, कंटेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड है, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड है, और इससे वैसे भी एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो देखिए, अब यहाँ पे फ्रेंड्स, हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा एटम होगा उसको इस तरह से, फिर यहाँ पे ये जेड, यहाँ पे ए। अब कंफ्यूज मत होना, बस देखते जाइए, अभी आपको लास्ट होते होते सब समझ आएगा। यहाँ पे देखिए ए जेड, इतना आपको समझ में आना ही चाहिए। एक्स जेड ए, इतना आ गया होगा, ठीक है। एक्स है, उसके पैर पे जेड है, इसके सिर पर ए है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर, जैसे सिर हमारा कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। सिर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। और हम भार कहाँ पे उठाते हैं, अपने सिर पे उठाते हैं। भार हम कहाँ उठाते हैं, सिर पे उठाते हैं, और सिर हमारा ऊपर की तरफ है। यानी परमाणु भार कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यानी सिर की तरफ है। परमाणु भार कहाँ है, ऊपर की तरफ। ए कहाँ है, ऊपर की तरफ है। परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं, मतलब ए से दर्शाते हैं। जहां पर भी हमको परमाणु भार दिखाना होगा, हम लिखेंगे नहीं परमाणु भार, वहां पे हम अगर ए लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे ठीक है ये परमाणु भार है। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु भार कहाँ उठाते हैं, सिर पे उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर पे क्या होता है, परमाणु भार होता है। अब देखिए, जो पैर पे होता है, अब यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको ये याद हो गया कि सिर पे भार उठाते हैं, परमाणु भार ऊपर है, तो आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे कि परमाणु संख्या क्या है, नीचे की तरफ है। परमाणु संख्या कहाँ है, नीचे की तरफ है। इसको फ्रेंड्स आप याद कर लेना। अब भार को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। और परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना तो समझ आया होगा। अब देखिए, जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार, यहाँ पे इसका फ्रेंड्स फार्मूला याद कर लीजिए, एपीएन, A = P+N, यानी परमाणु भार इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। फ्रेंड्स, आप बस इतना याद करिए। और जो हमारा जेड होता है, यानी जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये डायरेक्टली प्रोटॉन के इक्वल होता है। यानी परमाणु संख्या और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, या फिर बोलिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन। तो इतना आप याद करिए पहले। अब देखिए यहाँ चलते हैं, यहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, व्हाट इज आइसोबार, व्हाट इज आइसोटोप, व्हाट इज आइसोटोन। तो देखिए, परमाणु भार कहाँ है, ऊपर की तरफ, हमारे सिर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर ऊपर वाला सामान तो क्या हो जाएगा, समभारिक। भार कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर वाला सामान समभारिक। अगर नीचे वाला सामान तो समस्थानिक। अगर आपको एक याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतना आप ध्यान रखना। तो भार कहाँ है, सिर की तरफ, सिर कहाँ है, ऊपर है। ऊपर वाला सामान तो समभारिक। यानी अगर परमाणु समान, जैसे ऊपर क्या है, परमाणु भार है, एटॉमिक मास है, तो अगर एटॉमिक मास समान है, अगर एटॉमिक मास समान है, यानी उसका परमाणु संख्या क्या होगा, अलग होगा। तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
समभारिक। अगर नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला अलग होगा। यानी अगर परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, आइसोटोप यानी समस्थानिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, एक तो होता है समभारिक, एक होता है समस्थानिक, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो पूछा जाता है ये है, मतलब ऐसा नहीं ये दोनों नहीं पूछे जाते, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, जेड और ए का डिफरेंस ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। तो अगर ए माइनस जेड यानी ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को माइनस कर देंगे, अगर वो मतलब समान आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्योंकि फ्रेंड्स ए माइनस जेड यानी परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो देखिए अगर न्यूट्रॉन सेम होगा तो सम न्यूट्रॉनिक, अगर भार सेम होगा समभारिक, अगर स्थान सेम होगा समस्थानिक। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया फिर से देखिए, देखिए भार कहाँ, ऊपर की तरफ, ऊपर वाला समान समभारिक। या फिर देखिए अगर आप इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं, आइसोबार मीन संभारिक होता है या समस्थानिक होता है, ऐसे आप कंफ्यूज होते होंगे। तो देखिए आइसोबार, बार या बोलिए बार भार, बार भार, या फिर बोलिए जैसे हम लोग के गांव में बाल को, जैसे हमारा जो हेयर होता है इसको गांव में बोलते हैं बार। तो बार कहाँ होता है, बार हमारे सिर में होता है, मतलब बाल हमारे सिर में होता है, बार कहाँ होता है, सिर में होता है। तो फ्रेंड्स आइसोबार कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऊपर का तरफ क्या है, हमारा परमाणु भार है, भार है या बार है जो भी याद कर लो, या फिर एटॉमिक मास है। तो इस तरह से ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, मतलब ये तो ठीक है हमको याद हो गया, पर एग्जाम्पल तो देखिए। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा जैसे देखिए कार्बन होता है फ्रेंड्स, तो देखिए सी मतलब 6C14, इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं 6C14। या फिर एक होता है 7C14। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको वहाँ पे मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में दिखाऊंगी, तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आता है तो आप क्या देखेंगे, ऊपर वाला समान, देखो ऊपर वाला समान है ना, 14 है, मतलब ऊपर वाला समान तो क्या हो जाएगा, भार यानी परमाणु भार, भार कहाँ, ऊपर की तरफ, ऊपर वाला समान तो परमाणु भार। अब देखिए यहाँ 1H1 1H2 1H3 ये इसके क्या है, आइसोटोप है। तो देखिए ये यहाँ पे कार्बन के आइसोबार है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो देखिए 1H1 1H2 1H3, ऊपर वाला तो अलग अलग है, 1 2 3 ये अलग है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए नीचे वाला 1 1 1 सब में 1 1 1 है, यानी ये परमाणु संख्या यहाँ पे क्या है, सेम है। अब देखिए कार्बन के आइसोटोप क्या क्या होते हैं, 6C12 6C14। यहाँ पे ये मत याद रखना कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होगा कार्बन का आइसोभार होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का आइसोटोप आइसोभार कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 6C14 था, 7C14 था, ऊपर वाला समान था, लेकिन यहाँ पे क्या है 6C12 6C14। अब देखिए नीचे वाला समान हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये समस्थानिक हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा ये इसलिए पूछा जाता क्योंकि ये हो सकता है उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बहुत टफ माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए नीचे वाला समान है, नो, ऊपर वाला समान है, नो, ना ऊपर वाला समान ना नीचे वाला समान, तो हम तो ऐसे भी समझ जाएंगे ठीक है ये तो ना आइसो बार होगा ना तो आइसो भार होगा, मतलब सॉरी ना तो आइसोबार होगा ना ही आइसोटोप होगा, ये पक्का ये सम न्यूटॉनिक यानी आइसोटोन होगा, टोन आइसोटोन। तो देखिए यहाँ पे यह ना रहा लास्ट में ना, आइसोटोन ना से न्यूट्रॉनिक, इस तरह से याद कर लेना। तो देखिए 11Na23, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब भी 23 में से इसको माइनस करेंगे, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को, परमाणु संख्या को जब भी माइनस करेंगे फ्रेंड्स क्या आएगा 12, और यहाँ पे 24 से 12 को माइनस करेंगे क्या आएगा 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, ये सेम सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक। तो फ्रेंड्स ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको इसको बताने में 9 मिनट ले लिए, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन आपको यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मान के चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे अभी आप देखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर आपका ये सारा क्लियर हो गया तो आपको इजीली आगे सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं,
तो देखिए अब जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या भी परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता दूंगी। आपको जो सारा कुछ क्लियर होना होगा वो फर्स्ट पेज से हो गया होगा, लेकिन इसको भी देख लीजिए। इसको जेड से डिनोट किया जाता है, ये भी मैंने बता दिया। जेड जो है यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ये भी मैंने बता दिया। तो ये दोनों लाइन डन है। अब देखिए, एलिमेंट आर डिफाइंड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोसेस, यानी ये जो एटॉमिक नंबर है उसमें कितने प्रोटॉन है एलिमेंट में, ये उसके द्वारा डिफाइंड होता है, ये भी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में ओनली 1 प्रोटॉन है। और इसी तरह से जो है कार्बन जो होता है उसमें जेड इक्वल टू 6 है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरह से आप बस इतना याद रखना, जो एलिमेंट होते हैं वो किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मास नंबर, यानी अभी हमने क्या पढ़ा, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है, मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर या फिर सॉरी एटॉमिक नंबर नीचे होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप बस ये फार्मूला याद करिए, अभी मैंने आपको बताया ना, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप मैं बोली हूँ ना, आप बस इस स्लाइड को याद करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे मैंने ये भी बताया, परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू पी होता है, यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और मतलब इन दोनों का अंतर, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो सारा कुछ वही तो लिखा है यहाँ पे, बस थोड़ा अच्छे से लिख दिया है। इसीलिए फ्रेंड्स अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, उसको आप किसी भी तरह से लिख के एक ही लाइन में समझ लो सब कुछ। अब इतना बड़ा यहाँ पे पोथी लिखने की क्या ही जरूरत थी, पर ठीक है आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स ना भी समझ आए। तो देखिए मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको डिनोट किया जाता है ए से। तो फ्रेंड्स सब कुछ तो बता दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे ये वही फार्मूला हो गया, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे आइसोटोप, तो ये भी मैंने बताया। देखिए एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, देखिए टोप है, टोप यहाँ पे बार बार भार ये नहीं है, तो यहाँ पे नीचे वाला सेम है, भार तो ऊपर होता है, ऊपर वाला सेम नहीं, नीचे वाला सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। अब मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफाइंड एज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, प्योर सबस्टांस। यहाँ पे ये आप एक लाइन याद कर लेना, आइसोटोप क्या होते हैं, प्योर सबस्टांस होते हैं। उनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो लिखा गया है इसको भी समझ लीजिए। मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन द एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरल अकरिंग एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब यहाँ पे जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, अब जैसे मान लीजिए इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना, एटॉमिक मास इक्वल क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमने पढ़ा, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मतलब कोई और एटम होता जिसका इस तरह से आइसोटोप नहीं होता, तो वो क्या हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो उसका सेम होता जो भी होता एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, आइसोटोप है। देखिए नीचे वाला सेम है ना, तो आइसोटोप है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो बार है ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्लोरीन के मतलब एटॉमिक मास हम माने तो माने क्या, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है, इसके आइसोटोप में अलग अलग है, तो हम इसका मतलब क्या माने। तो वही बताया जा रहा है, अगर मतलब अलग अलग है आइसोटोप में, इसके परमाणु भार अलग अलग हैं, तो वहाँ पे हम परसेंटेज निकालते हैं आइसोटोपिक फॉर्म का, और वहाँ पे फिर उसका एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये जो क्लोरीन है, ये इसके 2 आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, एक तो 17Cl35, 17Cl37। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे किस मासेस में होते हैं, 3:1 में होते हैं। ये किस में होते हैं, 3:1 में। इसका जो मासेस होता है 35U और 37U, ये किस रेशियो में था, 3:1 में। तो
तो अब इसका हम क्या लेंगे, अब इसका हम मास क्या निकालेंगे। तो देखिए Cl35 को जब हम लेंगे तो यहाँ पे हम 3:1 को आप क्या लिख सकते हैं, 75:25 इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा, ये 25%। जब इसको कट करेंगे 1, यहाँ 3:1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। और 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो इस तरह से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे 35 इंटू 75/100 या फिर 30 प्लस करेंगे 37 इंटू 25/100, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 35.5। इसीलिए हम क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या लेते हैं, 35.5 लेते हैं। यही रीजन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे इसके आइसोटोप में अलग अलग होता है, फिर उनको हमको एवरेज निकालना होता है, फिर वहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस इन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज, जो आइसोटोप होता है वहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस होता है, मतलब जो आइसोटोप होता है, डिफरेंस इन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज मास नंबर। वहाँ पे मास नंबर डिफरेंट होता है, जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इसको छोड़ो। यहाँ पे मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखिए आइसोबार यहाँ पे आ गया, तो फ्रेंड्स ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। देखिए आइसोबार, बार का भार कहाँ है, ऊपर है, तो हैव सिमिलर मास नंबर। अब यहाँ पे जो उसका मास नंबर है, यानी उसका जो वो क्या होगा, वो सेम हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सच एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोबार। तो ये एग्जाम्पल वगैरह हमने वहां पर भी देखा था। देखिए ये अलग अलग एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, और अगर ऊपर वाला सेम तो सब कुछ सेम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए आइसोटोन। आइसोटोन भी देख लीजिए, आइसोटोन आर एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जैसे 8O16 ये आप ले लीजिए, या फिर 7, 9, 15 ले लीजिए, या फिर 6C14 ले लीजिए। देखिए ना ही नीचे वाला सेम है ना ही ऊपर वाला सेम है, तो हम तो एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, ना ऊपर सेम ना नीचे सेम, तो ये पक्का क्या होगा, आइसोटोन होगा, आइसोटोन। लेकिन फिर भी देखिए 16 - 8 क्या होगा, 8 होगा। 15 - 7 क्या होगा, 8 होगा। 14 - 6 क्या होगा, 8 होगा। सब में 8 8 आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो गई, तो ये क्या हो गया, आइसोटोन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइसोटोन आपसे पूछा जा रहा है, आइसोटोन, तो ध्यान देना आइसोटोन पूछा जा रहा है ना। अब क्या करोगे, देखो जैसे इसको अगर इस तरह से देखना है तो आप या तो इस तरह से इसको लिख लीजिए, Na1123 इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे लिखने की कुछ जरूरत नहीं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा आइसोबार यानी भार, आइसोबार हो जाएगा। क्योंकि 11 तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, 11 Na का, 12 Mg का, तो इसका ऊपर वाला यानी इसका ऊपर वाला सेम है, तो आइसोबार। अब देखिए ये 24, ये 24, अब फिर क्या हो गया, फिर ये दो सेम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 24 और 11, यहाँ पे 23, 12, लेकिन अगर आप 24 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 2 आएगा, और 23 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 आएगा। तो ये दोनों तो ऐसे सेम नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है ये राइट आंसर होगा। अब देखिए कैसे, अब जैसे यहाँ पे 23 है, तो 23 माइनस क्या करेंगे 11, क्या आ जाएगा 2, 1, और 24 माइनस 12 करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से इसको तो आप एलिमिनेट ही कर देते, क्योंकि ये सेम सेम है। अगर यहाँ सेम नहीं भी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस करके देख लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसको अभी आप छोड़िए, इसको देख लीजिए यहाँ पे
An orbit is 3D shape around the nucleus where maximum probability of finding of electron, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसको हम क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। आप बस इतना याद रखना। अब देखिए जो एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। वैसे तो ऑर्बिट के बारे में पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है मैक्सिमम पूछ भी ले। और जो पी होता है वो कैसा होता है, डबल शेप। और जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, डबल डबल शेप। आप बस इसका साइज याद कर लेना कौन कैसा होता है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीईआरटी में नेक्स्ट दिया गया है कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट या फिर सेल। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने जो भी पढ़ा अभी तक उसका मेन कंक्लूजन मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही बता दिया और उसी को एक्सप्लेन करके मैंने जो है यहाँ तक अब तक बताया। तो अब यहाँ पे है हमारा हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो मैंने अभी आपको ऑर्बिट बताया। ऑर्बिट क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। यानी अगर आपका घर है, अगर आपके घर पे कोई आता है तो आपके पाए जाने की संभावना क्या है, आप हमेशा बाहर तो घूमते नहीं रहोगे। अगर आप हो, आपके घर कोई आएगा तो आपको आपके घर पे ही आके पूछेगा आपके पाए जाने की संभावना कहाँ, आपके घर में है। और आपके घर में भी कहाँ है, आपके रूम में। हो सकता है आप अपने रूम में ज़्यादातर होंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो अपने रूम में ही होंगे। तो फ्रेंड्स वो आपके लिए ऑर्बिट हो गया आपका रूम। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी एक रूम होता है जिसमें वो रहता है, तो उसी को हम ऑर्बिट नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनों के भरने के। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्या रूल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट है नील्स बोर एंड बरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर मतलब रूल दिए थे और बताए थे कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम भर सकते हैं। तो इनके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके रूल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, या फिर यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने को भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे रूल्स क्या क्या दिए गए। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा किस बेसिस पे पाए जाते हैं, 2n²। 2n², अभी आप बस इतना याद रखना 2n²। n क्या है, ऑर्बिट नंबर है या फिर एनर्जी लेवल, इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। तो देखिए अगर यहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट नंबर। अगर n का आप मान यहाँ पे क्या रख देंगे 1, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2। यानी अगर ऑर्बिटल नंबर 1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी वहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 में केवल वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पे ये बात की गई है। और अगर 2 ऑर्बिट है, अगर इस तरह से 2 ऑर्बिट है तो जैसे देखिए 2 × 2², तो यहाँ पे क्या हो गया 8 आएगा। अगर n इक्वल टू अगर ऑर्बिट नंबर 2 है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, ये आप याद कर लेना। तो इसी तरह से वही बोल रहा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड में यहाँ पे 8 रह सकते हैं, थर्ड में 18 रह सकते हैं, फोर्थ में 32 रह सकते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाला गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स उसी के बेसिस पे यहाँ पे और देखिए यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मतलब किसी भी जो भी कोई भी एटम हो उसके बाहर सबसे क्या रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। मतलब जब तक अंदर का सेल नहीं भरेगा तब तक बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा। मतलब जितना उसके लिए स्पेस है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट में क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मैंने बोला ना। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, फिर यहाँ जो 1 बच रहा है यहाँ लाके 19 कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे यही क्रम है, तो इसी तरह से भरेगा। जब तक एक सेल नहीं भरेगा, एक ऑर्बिट नहीं भरेगा, वो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता।
सेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, यानी ये स्टेप वाइज मैनर में भरेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, वैलेंसी। तो वैलेंसी भी समझ लीजिए, वैलेंसी हमारे सिलेबस में मेंशन है अलग से, तो वो लोग वैलेंसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए वैलेंसी हम निकालते कैसे, इसको हमको निकालना पड़ता है। वैलेंसी की हिंदी क्या होती है, संयोजकता। अब देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट सेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में डिफरेंट डिफरेंट सेल में इस तरह से अरेंज होते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस एटम में जैसे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे आउटर मोस्ट में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वैलेंस, जैसे अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो आपके घर में जो आपके मतलब सबसे इजीली किसको निकाला जाता है, जो सबसे अंदर की तरफ होगा उसको आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे। जो सबसे बाहर की तरफ होगा, मान लीजिए जो बरामदे में बैठा उसको आप पकड़ के खींच के ले जाएंगे, लेकिन जो रूम है उसको इतना आसान नहीं निकालना। तो बस ऑर्बिट को ऐसे ही रूम की तरह समझ लीजिए। फ्रेंड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ होंगे, इनको निकालना आसान नहीं है, लेकिन जो बाहर की तरफ होंगे इनको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप अभी बस इतना याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर की तरफ ऑर्बिट में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो बोरबरी ने जो भी कहा, वी आल्सो नो दैट आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। अब देखिए यहाँ पे बोरबरी ने क्या कहा कि किसी भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एच ई मीन्स क्या होता है, हीलियम 2He। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जब भी फर्स्ट सेल जो होता है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2n² ऑर्बिट 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो ये हो गया। देखिए यन क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन होता है उसका कितना होता है, 7 होता है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। और 8 जो होता है ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 9, नियोन 10। यहाँ पे इस तरह से जो इसका परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स, उसी को हमको यहाँ पे फिल करना होता है। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया, तो सबसे पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने एक बनाया, एक ऑर्बिट, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में कितना, अब यहाँ पे 2 तो फिल कर दिए, बचे कितना, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो बाहर उसको 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। फिर इसी तरह से Fe है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर बाहर की तरफ 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इस तरह से। फिर Ne है यानी नियोन है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते, अब यहाँ पे 9 जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको एक और ऑर्बिट लेना पड़ेगा। जैसे आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, फास्फोरस का कितना होता है, 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18। इस तरह से अब देखिए हमारे फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, सेकेंड में 8। तो देखिए फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब कितने बचे, 2 भर दिया अभी तो 13 बचे, तो सेकेंड में 8, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब थर्ड में कितने बचेंगे, 5। तो इस तरह से हमको भरते जाना है, 2 8 5। तो फ्रेंड्स जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसी के बेसिस पे आप वैलेंसी निकाल पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए, जो भी बाहर की तरफ होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए, इट वाज ऑब्जर्व दैट एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट। अब जैसे अगर कोई भी एटम है, अगर उसका जो यहाँ पे है ये कंप्लीटली फिल है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मतलब बिल्कुल से क्या है,
स्टेबल है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है तो वो स्टेबल है, उसका जो भी मतलब वो ना ही रिएक्शन शो करेगा, मतलब बहुत ही अगर करेगा भी तो बहुत कम केमिकल एक्टिविटी वहां पे वो दिखाएगा, यानी सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप स्टेबल हो, फिर आपको चाहिए ही क्या, आपके पास सब कुछ है, आप कोई काम करोगे ही नहीं। तो उसी तरह से जिसके पास जिसका ऑर्बिट फिल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिट को क्या चाहिए, बाहरी मोस्ट जो भी है मतलब जो कक्षक है ऑर्बिट है वो फिल होना चाहिए। अगर फिल हो गया बस इनको कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह से जब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए फिर इनको चाहिए ही क्या, कुछ नहीं चाहिए, पड़े रह गए अपना सुस्त होके। तो देखिए फ्रेंड्स, दियर कंबाइनिंग कैपेसिटी आर वैलेंसी जीरो। तो इस तरह से जिसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए उनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। जीरो क्यों होती है इसे अभी हम आगे देखेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड ऑल अदर एलिमेंट हैव एटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो उसको छोड़िए, यहाँ देखिए, एन आउटर मोस्ट सेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन वाज सेड टू पोसेस एन ऑक्टेट। यानी जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर उसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं कि इस एटम का ऑक्टेट, जैसे ऑक्ट होता है ना, ऑक्ट मींस 8, तो ऑक्टेट हम क्या बोलते हैं, इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, फिल है, इसका ऑक्टेट फिल है। जिसका ऑक्टेट फिल होगा वहां पे कोई वैलेंसी नहीं होगी, ये तो फिल है, इसको कुछ चाहिए ही नहीं, ना किसी से कुछ लेगा ना किसी को कुछ देगा। तो एटम वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल। दिस वाज डन बाय शेयरिंग गेनिंग लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा फ्रेंड्स, देखिए जैसे हम लोगों को खूब सारा पैसा चाहिए, धन दौलत ये सब चाहिए स्टेबल होने के लिए, जैसे हम लोग को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। तो उसी तरह से एटम को क्या चाहिए, इनको भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इनके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, फिर तो इनका काम ठीक है, इनको कुछ नहीं चाहिए किसी से। तो फ्रेंड्स इनका ऑक्टेट पूरा हो इसके लिए क्या करना होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल 7 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, तो इनको एक की और जरूरत होगी, तो ये किसी से लेते, बोलते भैया हमको दे दो, हमको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या अगर इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता, जैसे 8 के बाहर भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता, सोचता जाने दो मुझे तो 8 चाहिए, ये एक जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता। तो वही बोल रहा है, यहाँ पे शेयरिंग भी होती है, गेनिंग होती है, लूजिंग होती है, मतलब देता भी है, लेता भी है, शेयर भी करता है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड लॉस्ट शेयर एज टू मेक ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल गिव अस डायरेक्टली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इससे एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैलेंसी आपको कैसे समझना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या आ जाएगा, Na, यहाँ पे क्या आ गया, Na क्या, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो आप इसको कैसे फिल करेंगे, 2 8 1, जैसे फर्स्ट में 2 रह सकते हैं, सेकंड में 8, तो एक बच रहा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी क्या, अब इसको स्टेबल होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो जाएगी, 1। इसी तरह से अगर हम Mg लेंगे, Mg की क्या है 12, इसको कैसे भरेंगे, 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा बैलेंस होने के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा कभी यहाँ 3 आएगा, 3 दे देगा, 3 बैलेंस हो जाएगा, 4 आएगा, तो जब 4 आएगा तो 8 ही चाहिए। अब ये 4 देगा कि 4 लेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों कंडीशन बनता है, दे भी सकता है ले भी सकता है। तो अगर यहाँ 4 है तो बैलेंस 4 होगी। लेकिन अब देखिए, अब अगर यहाँ पे 5 हो गया, अब यहाँ पे अगर 5 हो गया, जैसे हमारा 15 होता, 15 क्या होता, फास्फोरस, तो यहाँ पे 2 8 5 इस तरह से इसका परमाणु मतलब सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वितरण होंगे, 2 8 फिर 5। तो देखिए अब यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये 5 दे दे या तो किसी से 3 ले ले, 3 लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, या 5 दे, मतलब 5 देना ज़्यादा आसान है कि 3 लेना, 3 लेना आसान है, 5 देने से अच्छा है कि 3 ले लो, तो ये 3 लेगा। तो इस तरह से इसका जो है वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। या तो आप इसको क्या समझ सकते हैं, जब भी 4 से ज़्यादा अगर आने लगे मतलब यहाँ पे नंबर, तो उसको आप 8 से माइनस कर दो, 8 - 5 करोगे कितनी आ जाएगी, 3, तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी।
फ्रेंड्स अगर आपको ये ना समझ में आया हो वैलेंसी तो आप बता देना, मैं इसके लिए अलग से लिख लिख के अपने कॉपी में अच्छे से आपको समझा दूंगी कि कैसे कैसे यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर करके हम वैलेंसी यहाँ पे निकालते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होती जा रही है तो आप मैनेज कर लेना प्लीज। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके आगे क्या है, यहाँ से आगे हमारा पॉली अपवर्जन सिद्धांत। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर। जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण पढ़ते हैं तो एक हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स इसके इसके जो है 4 टाइप्स होते हैं, उसको उस टाइप्स को पढ़ने के बाद वहाँ पे हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं। तो ये तो हमारे 11th NCERT चैप्टर में दिया था। मैंने सोचा था मैं ये आपको करा दूंगी, नोट्स में सारा कुछ है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास इतना कम टाइम है इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको ना कराऊँ, क्योंकि हम जो भी करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में जितना दिया है सब कुछ कर लें। तो वहाँ पे क्वांटम नंबर मेंशन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि क्या सही है क्या नहीं है। तो लेकिन फ्रेंड्स आप बताइएगा, अगर करवाना होगा तो मैं इसके लिए भी छोटा सा सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो आप बता देना। मैं इसको अभी नहीं करा रही हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा लंबा जाएगा और ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लेना, NCERT में है भी नहीं, ये 11th क्लास की NCERT में है। तो बता देना, अगर कराना होगा मैं करा दूंगी, आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो अभी के लिए चलते हैं, देखते हैं आगे। देखिए ये आप बाउ प्रिंसिपल यहाँ पे है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, आप सारा समझ सकते हैं। तो मैं बता दूंगी, अगर आप बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पक्का इसे बता दूंगी अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे। ये सब हमारा क्या है, क्वांटम नंबर ही है। देखिए ये हमारे NCERT में सब कुछ ये इस तरह से दिया हुआ है, ये आइसोटोप आइसोबार, तो ये तो मैं सब आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन होता है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। तो ये आप याद कर लेना, ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइसोटोप होते हैं उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं उनको फ्रेंड्स किस में यूज होते हैं, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहां पे वो फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज किए जाते हैं यूरेनियम के आइसोटोप। और फ्रेंड्स आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो होता है वो किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसको ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, यानी जो हमारे घेघा रोग होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन के आइसोटोप का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद कर लेना। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारे NCERT की समरी है, तो इसको आप, मैं इसका PDF दे दूंगी, आप टेलीग्राम पे इसको पढ़ लेना। क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो नाभिक होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो वो प्रोटॉन है, उन्होंने रदरफोर्ड ने ये बताया था, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन। देखिए जे थॉमसन प्रपोज इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर, इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्फीयर में इम्बेडेड होता है। यहाँ पे देखिए ये भी NCERT की पूरी समरी है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए इसलिए मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, आप पढ़ लेना सारा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मैंने ये आपको बताया है, बस यहाँ पे ये आप इसके समरी को भी पढ़ लेना एक बार। तो इसको फ्रेंड्स आप पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये लाइन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम की अपेक्षा इतना गुना ज्यादा होता है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कितना लिया जाता है, 1 यूनिट लिया जाता है। और वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वैलेंसी क्या होता है, वो एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। मैंने अभी आपको बताई ना, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा अंदर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वैलेंसी क्या है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम की। अब देखिए यहाँ पे ये भी पढ़ लीजिए, जेम्स चैडविक ने क्या खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होगा तो मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको देख लेना। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ mg एटम। mg एटम, तो देखिए mg, आपको परमाणु क्रमांक तो याद ही होगा फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि नहीं याद होगा। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 12 mg है हमारा, यानी परमाणु क्रमांक 12 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा 282, यानी 282, यहाँ पे 12 है ना, तो फर्स्ट में 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 8 हो सकते हैं, उसके बाद 2। अब यहाँ नहीं है 2 और 10 कर दो, ऐसा नहीं है। किसी भी एक कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। नील्स बोर का ये लाइन याद रखना, इसलिए यहाँ पे 282 होगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड। यहाँ पे मतलब बोल रहा कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उससे मतलब क्या रिजल्ट निकला था। तो फ्रेंड्स उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक मास, इसकी नहीं, न्यूक्लियस इन एटम, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। तो इससे ये जो है वहाँ पे निष्कर्ष निकला था। अब देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट x इज 15। अब जैसे ये x है, यहाँ पे क्या है, वहां पे फ्रेंड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट x इक्वल टू 15। इलेक्ट्रॉन कितना है 15, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 16। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे हमको बताना है इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन कितना है 16 है, और न्यूट्रॉन 16 कब होता है, जैसे अगर आप इसको डिनोट करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 15x31। रुकिए एक सेकेंड, देखिए क्या लिख सकते हैं 15x31। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं 16x31, फिर 15x16, फिर 16x15। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन इज 16। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से इन दोनों को माइनस करिए, इन दोनों को, क्योंकि हमारा परमाणु भार ऊपर वाला, परमाणु क्रमांक नीचे वाला, और a माइनस जेड जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है न्यूट्रॉन। तो इसको माइनस कर करके देख लीजिए, जहाँ पे 16 आएगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 31, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे आया 16, यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, आएगा 5, और यहाँ पे 1, तो ये तो नहीं होगा। और 16 में से 15 1, 15 में से 16 जाएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3115x, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख के देख लेना, और वहाँ पे घटा के देख लेना, वहाँ से माइनस करके देख लेना, वहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या आनी चाहिए 16 आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो इसको इतने हल्के में मत लेना। देखिए विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ट्रू है, क्या सही है, एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या सही है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे मास नंबर इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से। तो ये क्या है हमारा मास नंबर, ये क्या है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है P प्लस N होता है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा सही हो गया। आगे देखिए एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारा नहीं सही है। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसको बोलते हैं। तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E, इसको आप याद कर लेना। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था उसी से देखिए सारा क्वेश्चन उसी से बन रहा है, तो आप उस फर्स्ट पेज को अच्छे से घुट के पी जाइए, बल्कि आप भी उसको अपने कॉपी में बना लीजिए। वहाँ पे आप लिख लीजिए
और वहां से इसको इस तरह से सारा याद कर लीजिए, जिस तरह से मैंने बताया, ऊपर होता है, बाहर होता है, बाहर होता है, इस तरह जो भी मैंने ट्रिक बताई सारा याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एटॉमिक मॉडल हैज बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, मतलब एटॉमिक मॉडल धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए। अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे ये पूछ रहा कि सबसे पहले कौन सा एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, तो ये सबसे पहले आया था। तो सेकेंड सबसे पहले यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो कट हो गए। अब देखिए, थॉमसन के बाद कौन आया था, रदरफोर्ड। मैंने क्या बताया था आपको, TRB, इस तरह से याद कर लेना, TRB, थॉमसन रदरफोर्ड बोर, नील्स बोर, TRN बोला था मैंने, नील्स बोर इनका पूरा नाम है, चाहे एन आगे बी कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे सेकंड हो गया, T और R 1 हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। एक आयन है, चलो कोई भी है, इसमें क्या है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। मास नंबर ऑफ द एटॉम इज 27, और उसका मास नंबर कितना है, 27। 27 कहाँ होता है, यहाँ पे, यहाँ उसके सिर पे, तो 27 हो गया उसका मास नंबर। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, और उसका क्या है, 14 क्या है उसका, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 प्लस है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे +3 है। अब देखिए +3 यहाँ पे क्यों आया, अब जैसे मान लीजिए, जब भी हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na पॉजिटिव हम लिख देते हैं, तो Na पॉजिटिव हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब पॉजिटिव कब आता है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, यानी यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 27 जो है, यहाँ से हम 3 जो है माइनस कर देंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 24 बचेगा ये। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितने दिए हैं, 14। तो देखना n इक्वल टू 14 दिए हैं, और यहाँ पे हमारा a इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए अब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं, जो हमारा न्यूट्रॉन इक्वल क्या होता है, A माइनस Z होता है, और हमको क्या निकालना है, व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो हमारा परमाणु संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, उसके इक्वल होता है। या फिर यहाँ पे चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता, या नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता, या फिर एटॉमिक नंबर पूछता, तीनों सेम होता, क्योंकि तीनों ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे Z निकालना हमको। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 14, ये क्या दिया है, 24, यहाँ पे माइनस Z इधर आएगा, तो यहाँ 24 माइनस 14 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इस तरह से हमारा। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो Z इक्वल ही क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल ही इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये हमारा, चाहे यहाँ एटॉमिक नंबर पूछता है या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी, वहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। इस तरह से आपको निकालना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई Mg2+ आयन, Mg2+ आयन। अभी मैंने आपको बोला Mg2+ है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 12 इसका होता है परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। यहाँ पे 2+ है, यानी यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, 10। तो जब 10 बचेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8। तो देख लीजिए फर्स्ट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा किसमें है, डी वाले में। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, जो फर्स्ट मॉडल था एटम का किसके द्वारा दिया गया था, तो ये था फ्रेंड्स
यहाँ पे जे थॉमसन, इसको आप याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे हमारा परमाणु का पहला मॉडल, एक सेकेंड, वो तो हिंदी है। देखिए, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन विल हैव अ वैलेंसी। अब देखिए यहाँ पे हमको वैलेंसी निकालना है। क्या दिया गया है हमको? प्रोटॉन कितना दिया है? 3, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना दिया है? 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रॉन इक्वल क्या होता है? प्रोटॉन, सॉरी, ए माइनस जेड। तो देखिए ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन दिया है 4, तो हमारा जो जेड होता है वो प्रोटॉन की इक्वल होता है, यानी यहाँ पे हमारा जो जेड हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। प्रोटॉन तो दिया है ना, प्रोटॉन ही जेड के इक्वल है, यानी जेड 3 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इक्वल कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ पे जब ये इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इक्वल तो 7 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको वैलेंसी निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब यहाँ पे वहाँ पे उसका मास 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या देखे थे कि इसका जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मतलब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 7 देना उतना आसान नहीं है जितना एक को लेना आसान है। एक को लेना आसान है, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमने क्या पढ़ा था? वैलेंसी क्या है? शेयरिंग या फिर गिविंग, या फिर मतलब देना या फिर शेयर करना या फिर लेना, ये क्या है? वैलेंसी है। तो ये हमारा 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमेशा करेक्ट होता है? आयन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो हमारा एटम होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी ई बराबर पी की बात कर रहा है। जो हमारा एटम होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ई बराबर एन होते हैं। एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी पी और एन इक्वल होते हैं। एन एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये इक्वल होते हैं। ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको क्या बताया? जो हमारा कोई भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू क्या? जेड, यानी एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ जेड तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं ये तो हमको पता है। तो क्या हो जाएगा? एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको कराया सारा हमारा फर्स्ट पेज से रिलेटेड है। जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे पढ़ाया अपने नोट्स के द्वारा शार्ट फॉर्म में, वही सारा बेस है इसका। तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी और एक क्वेश्चन रह गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल आर करेक्ट। यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड क्या करेक्ट है? तो देखिए, कंसीडर न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने बताया, यही तो उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो हमारा सही है। तो यहाँ पे अगर 1 हमारा सही है तो 1 यहाँ भी सही, यहाँ भी सही। इसी तरह से क्वेश्चन आता है और ओनली 1 भी सही हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है ना तो हमारा सिर चकराता है। तो ध्यान से पढ़ के जाना। देखो, इस्टेब्लिश द अल्फा पार्टिकल आर 4 टाइम्स एज हैवियर एज द हाइड्रोजन एटम। उन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे 4 टाइम हैवियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या पढ़ाया था मैंने, इसको आप जाके देखना वहां से। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वाज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल, मतलब ये थॉमसन मॉडल से एग्री थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन्होंने उसमें सुधार किया था, वो उससे एग्री नहीं थे। वो बल्कि सोच रहे थे इलेक्ट्रॉन होता तो, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं, बिखरे होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं उन्होंने इसका पता लगाने की कोशिश किया, तो वो उससे एग्री नहीं थे। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, उसको सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं इस तरह से। तो वही तो नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, फिर आके ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे गिरते क्यों नहीं? वो थक के मतलब वहाँ पे उनकी एनर्जी जब कंज्यूम हो जाएगी तो वहाँ पे इनको यहाँ गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरते नहीं है। तो यही सब था उनका, तो इसको आप पढ़ लेना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आइसोटोप से रिलेटेड है। हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म, 1H1, 1H2, 1H3, known as protium, deuterium, tritium. Why are all the isotope neutral in nature?
मतलब सभी यहाँ पे जो भी इनके आइसोटोप हैं ये न्यूट्रल क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ 1s1 2s1 3s1, यहाँ पे इसका जो भी आइसोटोप है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए वो न्यूट्रल। हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नाभिक जो होता है, जो सॉरी जो भी एटम होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन। इसी वजह से जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कट कर जाते हैं तो ये न्यूट्रल। तो इनका जो आइसोटोप होता है इसी वजह से न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइसोटोप होते हैं इनके उनमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। तो इसको आप याद कर लेना। तो देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन यम सेल, कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे मतलब एटॉमिक नंबर कितना दिया है 20। 20 किसका होता है, कैल्शियम का। तो देखिए एम सेल दिया है तो हमारा सबसे पहले के एल एम, नील्स बोर ने यही बताया था, ये होता है के, ये एल, फिर एम, इसके बाहर एन। लेकिन यहाँ पे एम वाले में पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमको 20 इलेक्ट्रॉन भरना है। फर्स्ट में कितने भरेंगे 8, सेकेंड में कितने भरेंगे 8। तो फ्रेंड्स देखिए 8 8 और हमको कितने भरे हैं 20। तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8। तो अब इसके भी बाहर हम क्या भरेंगे 8। आप बोलेंगे 18, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 18 भरेंगे ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ 18 तो नहीं आएगा ना। 2 8, यहाँ पे 10 हमको भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, 10 नहीं भर सकते। तो यहाँ हम क्या भरेंगे 8 भरेंगे। उसके बाद क्या 2 8 8 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पे बाहर इसके 2 भरेंगे। अगर यहाँ एक कक्षक और बना दे, एन बना दे, तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, और के में 2, एल में 8, एम में 8। तो इस तरह से हमारा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे 12 मत कर देना कि जो भी यहाँ पे मतलब बाहरी कक्षक हो तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहते, इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पे जितने हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ से भी आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप बिलीव करके बस पढ़ते जाइए। एनसीईआरटी बेस है सब कुछ, तो यहीं से आना है। तो देखिए एक्स है और वाई है, ये एक्स है ये वाई है। इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या कहाँ होता है इसके पैर के पास, और एटॉमिक मास यानी भार कहाँ होता है सिर पर। तो यहाँ पे भार होता है, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन तो दोनों का माइनस करके होगा, लेकिन माइनस वाइनस कुछ मत करिए आप, बस इतना देखिए ये 8 ये 8, यानी ये क्या होंगे, ये जो भी होंगे ये आइसोटोप होंगे। तो आइसोटोप के बारे में अब यहाँ एक्स एंड वाई आर आइसोबार। आइसोबार तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर थोड़े ना सेम है, ये तो नीचे सेम है, तो आल आप दीज भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि या तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी आइसोटोप होते हैं वो प्योर सबस्टांस होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे अगर सेम होता, यहाँ सेम केमिकल प्रॉपर्टी तो सही था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कर दिया तो ये भी गलत। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, एक्स एंड वाई आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी एक्स और वाई का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आप निकाल लेना। अभी मैंने इसको आपको बताया था 3 पॉजिटिव चार्ज 27। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, ये तो अभी मैंने बताया। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल को और क्या बोला जाता है, तो इसको डबली चार्ज हीलियम आयन भी बोला जाता है। अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे है, तो इसको भी आप निकाल लेना, बहुत सारा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 17, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है, देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन विच आर नेम्ड एज C12 C13 C14 आउट ऑफ C12 इज मोस्ट अबंडेंट। तो ठीक है ये तो कहानी होगी। इन गिवन स्ट्रक्चर 3 आइसोटोप व्हाट विल बी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का कंपोजिशन बताना है। तो हमारे पास क्या है, जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे C6 12 C6 13 6C14, मैंने उल्टा बोल दिया, 6C12 6C13 6C14। इस तरह से हमारे पास इसके
आइसोटोप है, देखो नीचे वाला सेम है तो आइसोटोप है। तो यहाँ पे जैसे ही आइसोटोप बोला आपको समझ आ जाना चाहिए, यहाँ 666 रहेगा ही रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमको कंपोजिशन बताना है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, यानी इसका 666, सब में प्रोटॉन प्रोटॉन तो सेम होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 6 प्रोटॉन, यहाँ 7 प्रोटॉन, यहाँ 8 प्रोटॉन, फिर ये तो गया काम से, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ देखो 6 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, ये भी गया काम से। 6 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, हे भगवान 5 प्रोटॉन, कुछ भी दे दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो छोड़ो इसको, चलो मैं आपको समझा देती हूँ खैर पूरा। तो या तो इसी तरह से आपका निकल जाएगा कि ये आइसोटोप है तो इसमें प्रोटॉन की नंबर सेम होगी। तो देखो इसी से एक लाइन से केवल आपका आंसर डन। 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो सेम है। लेकिन अब यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, आप इन दोनों को माइनस करिए। ए माइनस जेड क्या होता है, ए माइनस जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ए में से जेड को घटा दो। तो यहाँ पे 12, 12 माइनस 6, 6 हो जाएगा, यानी यहाँ 6 न्यूट्रॉन। 13 माइनस 6, 7, 7 न्यूट्रॉन। 14 माइनस 6, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा बी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से हमको निकालना रहेगा, तो घबराना मत, बस मैं जितना पढ़ाई हूँ उतना ध्यान से पढ़ लेना, तभी निकाल पाओगे। चलो देखो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज क्या होता है, तो सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कार्बन आप निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज तो सब में दिया ठीक है, लेकिन यहाँ 1.6 ये भी दिया ठीक है, लेकिन 10⁻⁹ होता है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है वहां पे दिया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जिसमें कि यूज होता है कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की में क्या दिया था, इसमें फास्फोरस 32 दिया था ब्लड कैंसर में। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो वहां पर भी ब्लड कैंसर में ट्रीटमेंट में फास्फोरस 32 दिखा रहा था। तो इस तरह से अगर एग्जाम में बाई चांस आ जाए क्वेश्चन, अगर वहां पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देगा कोबाल्ट 60 लगाना, लेकिन अगर ब्लड कैंसर दे देगा तो फास्फोरस 32 लगाना। और इसका अगर आपको भी कुछ सटीक आंसर मिलता है तो मुझे बताना। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आइसोबार डू नॉट डिफर इन नंबर ऑफ। तो आइसोबार क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो ऊपर जहाँ पे ऊपर में सेम होता है, जैसे 6C 12, 7C 14, इस तरह से अगर आ जाएगा तो ये नीचे वाला, अरे सॉरी यहाँ पर भी 12, तो ऊपर वाला अगर सेम होगा तो क्या होता है, बार, बार यानी भार, यानी आइसोभार, यानी भार कहाँ लेते हैं, सिर पे लेते हैं। सिर पे क्या होता है, हमारा मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो मास नंबर। तो आइसोबार डू नॉट डिफर इन, यानी उसके जो यहाँ पे यानी जो मास होता है उसमें तो डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना है। प्रोटॉन, प्रोटॉन में डिफर तो होते ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ होता है, यहाँ देखिए यहाँ 6 है, 7 है, ये और प्रोटॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इन तीनों में डिफर होंगे। अगर जैसे हम डिफिनीशन क्या पढ़ते हैं, मास नंबर सेम होता है, परमाणु एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। लेकिन आपको ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, यानी इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है, यानी प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो डिफरेंट, प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ नॉट पूछा तो ये तो गया। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होगा, ये भी गया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन सेम होता तो ये आइसोभार क्यों होता, फिर ये तो आइसोन्यूट्रॉन मतलब आइसोटोन हो जाता, आइसोटोन हो जाता अगर ये सेम होता। लेकिन डिफर पूछा है, तो फ्रेंड्स ये न्यूक्लियॉन में डिफर नहीं होंगे, न्यूट्रॉन में तो डिफर होंगे। अगर डिफर नहीं होंगे तो वो आइसोटोन बन जाएगा, फिर तो आइसोबार बचेगा ही नहीं। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल क्या होता है, न्यूक्लियॉन। तो आइसोबार जो होते हैं ये न्यूक्लियॉन में डिफरेंट नहीं होंगे, यानी यहाँ पे इन दोनों का जो योग होगा, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, आइसोबार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन किए हैं और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आप इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना
मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाहर तो मुश्किल ही लगता है। इस कॉन्सेप्ट मतलब ये नहीं हो सकता कि सेम सेम आ जाए, पर कॉन्सेप्ट तो यही घुमाने वाला है। और आप देख रहे हैं मेरे उस एक मतलब उस आधे से पेज पे ही सारा ये 20 का 20 क्वेश्चन उस आधे से पेज से बना है, तो समझ सकते हो आप। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।